नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद भाग 4 से कुछ महत्वपूर्ण और बेहतरीन प्रश्नों को, जिसे मैंने बहुत ही मशक्कत और मेहनत के साथ तैयार किया है, तो उन सभी प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कुल 75 प्रश्नों को देखा था, तो आज की इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग बिल्कुल व्याख्यात्मक तरीके से जानेंगे और ट्रिक से याद करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 76 कि प्रसाद कृति आंसू का द्वितीय संस्करण कब से हुआ है। विकल्प कह रहे हैं कि 1925 में हुआ, विकल्प बी 1933 में, विकल्प सी 1915 या फिर विकल्प डी 1945। सोच समझकर जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 76 आपके स्क्रीन पर है और बिल्कुल आप सभी भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, 1933 इज ए राइट आंसर। तो बिल्कुल बेहतरीन सा प्रश्न था और जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी आया, निश्चित रूप से आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन है। तो आप सभी की तैयारी को बिल्कुल सलाम करते हैं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देते हैं। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? देखिए मित्रों, बात करें प्रसाद की आंसू, तो प्रसाद की जो आंसू है इसका प्रकाशन वर्ष है 1925, है ना। और आप कहते हैं कि आंसू तू पोंछ तू पोंछ तू पोंछ तू पोंछ, है ना, तो 25 में। और इसका दूसरा संस्करण जो होता है विकल्प बी 1933 में। 3-3, है ना, 3-3 आंसू, है ना। आंसू कब होते हैं? 3 आंसू होते हैं। और आंसू कब जब गिरते हैं? तिरछे तिरछे गिरते हैं, टेढ़े टेढ़े, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो प्रश्न संख्या 76 का विकल्प बी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 77 है कि जयशंकर प्रसाद शीर्षक पुस्तक किसने लिखा है। यानी कि एक पुस्तक है जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद, है ना। उस पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प ए कह रहे हैं कि निराला जी हैं, विकल्प बी नंद दुलारे वाजपेयी हैं, विकल्प सी रामविलास शर्मा या फिर विकल्प डी डॉक्टर नागेंद्र हैं। तो प्रश्न संख्या 77 का जवाब आपको देना है कि जयशंकर प्रसाद शीर्षक पुस्तक किसने लिखा है। और आप सभी भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, नंद दुलारे वाजपेयी इज राइट आंसर, है ना। देखिए, जो जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद क्या बोले सर? जयशंकर प्रसाद तो सबके दुलारे हैं, सबके दुलारे हैं। तो सबके दुलारे का मतलब हो गया दुलारे वाजपेयी जी ने इस शीर्षक से लिखा है। ऐसा कंठस्थ कर लीजिएगा कि जयशंकर प्रसाद तो सबके दुलारे हैं, सबके दुलारे, दुलारे फार नंद दुलारे वाजपेयी जी ने इस शीर्षक से पुस्तक लिखी है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 78 है, प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर और आप सबको जवाब देना है कि राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है। विकल्प कह रहे हैं कि 1935 में, विकल्प बी 1933 में, विकल्प सी 1936 में या फिर विकल्प डी 1916 में। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 78 आपके स्क्रीन पर प्यारा सा प्रश्न है और आप सबके जवाब की प्रतीक्षा में। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, 1936 इज राइट आंसर। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? देखिए, राम की शक्ति, राम में शक्ति है कितनी? बोले सर 36। राम में शक्ति है 36, तो उसकी पूजा करो, तो उसकी पूजा करो। ये ध्यान में रखिएगा कि राम की शक्ति, राम में शक्ति है कितनी? बोले सर 36, है ना। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि बुद्धि 36 होती है, तो मुंशी 36, है ना। तो ऐसे बुद्धि शक्ति, शक्ति कितनी? बोले सर 36 शक्ति। राम की शक्ति 36, ये ध्यान में रखिएगा कि राम में 36 शक्ति है, इसलिए राम की शक्ति की पूजा करो, है ना। निराला जी की रचना है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, आगे प्रश्न संख्या 79 है कि अनामिका नाम से निराला ने कितने काव्य का संग्रह किया है ना। प्यारा सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 79 कि अनामिका नाम से निराला जी ने कितने काव्य का संग्रह किया है। विकल्प यह है कि 1, विकल्प बी 2, विकल्प सी 3 या फिर विकल्प डी 4। तो प्रश्न संख्या 79 का जवाब आपको देना है कि अनामिका नाम से निराला जी ने कितने काव्य का संग्रह किया है। तो आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, 2, है ना। तो निराला जी ने अनामिका नाम से 2 काव्य संग्रह का प्रकाशन किया। एक तो आप जान ही रहे हैं जो कि पहला था और पहला काव्य संग्रह इनका अनामिका माना भी जाता है ना, जिसका समय था 1923 में। और इसका दूसरा भाग भी आ गया 1938 में, है ना। 23 और 38 को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, 23 और 38, है ना। यहाँ पे देखिए 2 3 है, यहाँ पे 3 और 8 है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 79 के विकल्प बी को हमेशा के लिए आप कंठस्थ कर लीजिएगा
ढेर सारे भाई बहनों की तैयारी बहुत बेहतरीन है। आप सबका जो उत्तर है बिल्कुल प्रश्न देखते ही आ जाता है, तो निश्चित रूप से आप सब बहुत मजबूत स्थिति में है। कहीं भी आपको शिथिल होने की आवश्यकता नहीं है, निराश हताश ना हो। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 80 है कि निराला की प्रौढ़ रचनाओं का समय कब से कब तक है। विकल्प ए कह रहे हैं कि 1935 से 1938 तक का, विकल्प बी 1916 से लेकर के 1936 तक का, विकल्प सी 1918 से 1936 या फिर विकल्प डी 1920 से 1936 है। सोच समझकर विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 80 का जवाब दीजिए। निराला की प्रौढ़ रचनाओं का समय कब से कब है, यानी कि किस समय निराला जी ने प्रौढ़ रचनाएं की हैं। और आप लोग जानते हैं कि निराला जी के जीवन में ढेर सारी मुसीबत और संकट आया हुआ था, है ना। पहले भाई का देहांत हुआ, फिर पत्नी का देहांत हुआ, फिर पुत्री का देहांत हुआ, तो बिल्कुल इनके काव्य जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आया है। तो उसके दृष्टि आप उत्तर दीजिएगा कि सबसे प्रौढ़ रचनाओं का काल जिसे आप कह सकते हैं समय कब से कब तक था। और आप सब भाई बहनों का बिल्कुल जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, 1935 से लेकर के 1938 इज राइट आंसर, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 80 का जवाब बिल्कुल आप सबका बेहतरीन जवाब, है ना, कि 1935 से लेकर के 1938 तक का ये 3 वर्ष जो समय था निराला जी की प्रौढ़ रचनाओं का समय था। ठीक है, ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है ना। इसी 1935 में आपने देखा होगा सूर्य स्मृति की रचना हुई, है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। 38 में कुर्मुत्ता की रचना हुई है। तो कहने का आशा है कि ये जो समय था 1935 से 38 तक का निराला जी की प्रौढ़ रचनाओं का समय था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 81 है कि क्रांतिकारी कवि निराला पुस्तक किसकी है ना, कि क्रांतिकारी कवि निराला किसकी पुस्तक है। विकल्प कह रहे दूधनाथ सिंह की है, विकल्प बी बच्चन सिंह की है, विकल्प सी रामविलास शर्मा की, या फिर विकल्प डी अगेय की है। तो बिल्कुल संख्या 81 का जवाब आपको देना है कि क्रांतिकारी कवि निराला, है ना, किसकी पुस्तक है। बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, डॉक्टर बच्चन सिंह इज राइट आंसर, है ना। देखिए क्रांतिकारी कौन बच्चे होते हैं, और क्रांतिकारी बच्चे अगर हो जाए तो भैया बड़े निराले दिखते हैं, है ना, क्योंकि बच्चों का स्वभाव ही क्रांति करना, जिद करना, किसी बात के लिए बिल्कुल अड़ जाना। तो ये ध्यान में रखिएगा कि क्रांतिकारी बच्चे निराले होते हैं, यानी कि क्रांतिकारी कवि निराला, है ना। ऐसा कौन कह सकता है, तो बच्चे कह सकते हैं, बच्चे फार डॉक्टर बच्चन सिंह इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 82 है, निराला एक आत्महंत्या आस्था के लेखक कौन है ना। इन्हीं की शीर्षक है निराला एक आत्महंता आस्था। निराला एक आत्महंता आस्था, इस पुस्तक के लेखक कौन है। विकल्प कह रहे हैं कि बच्चन सिंह है, विकल्प बी दूधनाथ सिंह है, विकल्प सी अगेय, या फिर विकल्प डी पंत हैं। तो प्रश्न संख्या 82 का जवाब आप दीजिए। और 82 प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है, आप सबके जवाब की बिल्कुल प्रतीक्षा कर रहा है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी बहुत बेहतरीन आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, दूधनाथ सिंह इज राइट आंसर। देखिए निराला एक आत्महत्या कब, बोले दूधनाथ से आत्महत्या, है ना। देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए दूध में कुछ लोग मिला देते हैं, तो दूध में कुछ मिला दिए, उनकी हत्या हो गई, तो एक बड़ा निराला ट्रिक हो गया, निराला अनोखा, है ना, ये खोज है। तो बस ऐसे क्लू बना लीजिएगा कि निराला की एक आत्महत्या आस्था बिल्कुल दूधनाथ सिंह, है ना। किसी की हत्या करनी है, निराला तरीका खोजना है, तो भैया दूध में कुछ मिला दीजिए और उसको दे दीजिए। फिलहाल ये ट्रिक है, इसका बिल्कुल वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, और ना ही किसी राजनीतिक गतिविधि से या विचारधारा से कुछ लेन देन है, और इसका प्रयोग भी आप लोग मत करिएगा, है ना। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प भी दूधनाथ सिंह इज राइट आंसर। चलिए प्रश्न का 83 है कि निराला की साहित्य साधना के कितने भाग हैं। इन्हीं की निराला की साहित्य साधना लेखक कौन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। कह रहे हैं कि उसके कितने भाग हैं। विकल्प ये कह रहे हैं कि 1 भाग है, विकल्प बी 2 भाग है, विकल्प सी 3 भाग है, या फिर विकल्प डी 4 भाग है। तो प्रश्न संख्या 83 का आप सबको जवाब देना है। प्यारा सा और बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और ये परीक्षा में छपने वाला भी प्रश्न है ना। तो ये जो टॉपिक वार प्रश्नोत्तरी प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, और प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे 125 टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नोत्तरी मेरे द्वारा बिल्कुल हल कराई जाती है। तो आप सब भाई बहन जो कि चैनल पर नए हैं, तो आप सबसे निवेदन है, आग्रह है कि प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे और प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे जरूर जुड़िए, अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए और मजबूत करिए। ठीक है,
तो फिलहाल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, 3 खंड इज ए राइट आंसर, है ना। जो निराला की साहित्य साधना है, निराला साहित्य साधना, है ना, तो बस देखिए 3 आपको सुंदर सुंदर शब्द दिखाई दे रहे हैं, तो इसके 3 खंड भी हैं। ऐसे दिमाग बैठा लीजिएगा, निराला की साहित्य साधना के कितने खंड होंगे, बोले सर 3 खंड होंगे, है ना। तो और निराला देख ही रहे कि 3 वर्ण इसमें है, तो निराला नाम में ही 3 वर्ण है ना। तो 3 खंड ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा और बिल्कुल प्रश्न संख्या 83 को एकदम कंठस्थ कर लीजिए, दिमाग पर छाप लीजिए और परीक्षा में अगर दिख जाए तो दौड़ा दौड़ा के मारिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 84 है कि कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, प्रेम संगीत, रानी और कहानी किसकी कृति है ना। तो इस प्रश्न के माध्यम से मेरा जो उद्देश्य है आपको ढेर सारी रचनाओं से परिचय कराना, है ना। तो बिल्कुल कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, प्रेम संगीत, रानी और कहानी किसकी कृति है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सुमित्रानंदन पंत की कृति है, विकल्प बी जयशंकर प्रसाद की है, विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा की। तो प्रश्न संख्या 84 का जवाब आपको देना है, कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, प्रेम संगीत, रानी और कहानी किसकी कृति है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इज राइट आंसर, है ना। देखिए कुकुरमुत्ता बड़ा निराला होता है, देखे होंगे ना, कुकुरमुत्ता जो ऐसे उगता है तो बिल्कुल उसकी जड़ पतली होती है और उसका ऊपर का भाग छतरी नुमा होता है, तो कुकुरमुत्ता निराला है। और गर्म पकौड़ी मिल जाए तो भैया निराली बात है ना। आप कहीं जाएं, किसी के यहाँ जाए, आपको फोकट में गर्म पकौड़ी मिल जाए तो बड़ी निराली बात है। और प्रेम की संगीत तो भैया निराली लगती है ना। तो प्रेम की संगीत निराली लगती है, रानी हो और कहानी हो तो बड़ी विचित्र बात है, निराली बात है। तो ऐसे क्लू बनाइए और इन सभी रचनाओं को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। अगर कहीं भी किसी भी परीक्षा में आपको दिख जाए तो बिल्कुल आप सही करिए, ठीक है। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 84 का विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 85 है कि बाले तेरे बाल में उलझा दूं लोचन किसकी पंक्ति है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति, स्टार लगाइए और आप अपनी नोटबुक में भी इसको छाप लीजिए कि बाले तेरे बाल में उलझा दूं लोचन पंक्ति किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि निराला की पंक्ति है, विकल्प बी महादेव वर्मा की, विकल्प सी सुमित्रानंदन पंत, या फिर विकल्प डी जयशंकर प्रसाद की। तो सोचिए, समझिए, विचार कीजिए और फिर प्रश्न संख्या 85 का जवाब दीजिए। धीरे धीरे आप सभी भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। बाले तेरे बाल में उलझा दो लोचन, है ना, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल लोचन पंत, है ना, पंत। बाले तेरे बाल में क्या, बोले पंत लोचन उलझा दो, है ना। तो बाले तेरे बाल में पंत ने क्या किया, लोचन उलझा दिया, ये ध्यान में रखिएगा। तो पंत, है ना, बाल में तेरे, है ना, तेरे बालपन में कर लीजिए, यहाँ पे पन कर लीजिए, बालपन पन पंत को देख दिए, है ना। तो बाले तेरे बाल में उलझा दो लोचन, कब, बोले जब बालपन में थे, तो बालपन में बालपन पन ध्यान में रखिएगा, पन को पंत करिएगा, है ना। तेरे बाल में उलझा देता हूँ लोचन पंत, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 86 है कि पंत की पहली कविता कौन सी है। विकल्प कह रहे गिरजे का घंटा है, विकल्प बी नौका विहार, विकल्प सी मौन निमंत्रण, या फिर विकल्प डी है परिवर्तन। तो प्रश्न संख्या 86 का जवाब आपको देना है कि पंत की पहली कविता कौन सी है। और इस प्रश्न के माध्यम से आप पंत जी की ढेर सारी कविताओं से आपका परिचय होगा। और मित्रों, ये जो आपकी टॉपिक वार प्रश्नोत्तरी है, तो इस प्रश्नोत्तरी को आप केवल प्रश्नोत्तरी मत समझिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसके माध्यम से आपकी तैयारी भी बिल्कुल बहुत मजबूत होने वाली है, मजबूत हो भी रही है। तो अब तक मेरे द्वारा जो क्लास ली गई है उसके माध्यम से भी कुछ प्रश्न छूट गए हैं, या जो प्रश्नोत्तरी हम लोग कर रहे हैं उसमें भी कुछ प्रश्न छूट रहे हैं। तो बिल्कुल सबका निचोड़, सबको समाहित करके कोशिश कर रहे हैं कि जो टॉपिक वार प्रश्नोत्तरी आए बिल्कुल सारे प्रश्न इसमें संकलित हो जाएं, है ना। तो कोशिश हमारी है कि कहीं से भी और कुछ भी ना छूटने पाए और आपके एग्ज़ाम तक, आपकी परीक्षा की डेट तक सारे मैटर आपको एक जगह संकलित मिल जाए, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब भी आ गया कि सर पंत की जो पहली कविता है विकल्प ए गिरजे का घंटा इज राइट आंसर, है ना। देखिए पहले बार क्या होता है भैया, पहला बार तो व्यक्ति घंटा बजाता है ना। गिरजा में पहुंचोगे, मंदिर में पहुंचोगे, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पन्न से माने पंत से क्या करोगे, पट से घंटा बजा दोगे, पट से घंटा बजा दोगे। और बाल तेरे बाल में क्या करोगे, पट से क्या कर दोगे, है ना, लोचन उलझा दोगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, पट से
या पन्न से क्या करोगे, पन्न या पट माने पंथ। ठीक है, ये क्लू बनाइएगा। और नौका विहार अगर मौका मिल जाए तो पट से कर लेना चाहिए। मौन निमंत्रण कोई दे दे, है ना, मौन होकर के निमंत्रण दे दे, भैया आइएगा, आई से है, दावत है, तो बिल्कुल तुरंत पट से स्वीकार कर लीजिए। और परिवर्तन तो पट, पा से परिवर्तन, पा से पंथ, है ना, तो परिवर्तन तो पल पल हो रहा है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये सब भी, है ना, बिल्कुल पंत जी की कविताएं हैं। कभी कभी यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि कविता किसकी है। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आप लोग प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब हमेशा के लिए अपने मन मस्तिष्क में बैठा लिए होंगे। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 87 है कि सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार, पंक्ति किसकी है। कि सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार, पंक्ति किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि निराला जी की है, विकल्प बी सूर्यकांत त्रिपाठी सुमित्रानंदन पंत की, विकल्प सी जयशंकर प्रसाद की, या फिर विकल्प डी महादेव वर्मा की। तो प्रश्न संख्या 87 का जवाब आपको देना है कि किसकी पंक्ति है। प्यारा सा बिल्कुल प्रश्न है, सुंदर सी पंक्ति है आपके स्क्रीन पर, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सुमित्रानंदन पंत इज राइट आंसर, है ना। कैसे दिमाग में बैठाएंगे, देखिए, जो सुरभ से पीड़ित है, सुरभ पीड़ित है और मधुप के बाल तड़प कर बन जाते हैं गुंजार। अब गुंजार बनेंगे तो क्या हो जाएगा, पन्न से, पट से क्या हो जाएगा, बाल तड़प के पट से गुलजार बन जाते हैं, और गुंजार बनेंगे तो पंत, गुंजार पंत, गुंजार पंत, ध्यान में रख लीजिएगा। सुरभ पीड़ित पुष्पों से गुंजार, है ना, गुंजार बन जाते हैं पंत, गुर्जार बन जाते हैं पंत, सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 88 है कि उर था उर में आवास, है ना, उर था उर में आवास पंक्ति किसकी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सुमित्रानंदन पंत की है, विकल्प बी जयशंकर प्रसाद की, विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा की। तो छोटी सी पंक्ति है, तो इस प्रकार से जो छोटी छोटी पंक्तियां हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, तो इन्हें आपको देखना है और कोशिश ये भी करनी है कि कहीं से भी और कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि प्रश्न कहाँ से और किस तरह से पूछ ले जाए, है ना। तो उर था उर में आवास पंक्ति किसकी है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, सुमित्रानंदन पंत इज राइट आंसर, है ना। तो उर का आवास उर में था पंट से, है ना, उर का आवास उर में पट से हो गया, उर का आवास उर में हो गया पट से, तो पट फार पंत ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 88 के विकल्प ए को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 89 है कि गिरा हो जाती है सानयन, नैन करते नीरो भाषण, पंक्ति किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति है, विकल्प बी जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, विकल्प सी सुमित्रानंदन पंत की है, या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा की। तो प्रश्न संख्या 89 का जवाब आपको देना है, सोच समझ कर देना है कि गिरा हो जाती है सानयन, नयन करते नीरो भाषण, पंक्ति किसकी है। और आप सबका जवाब भी आना चाहिए, तो बिल्कुल सोच समझ कर जवाब दीजिएगा प्रश्न संख्या 89 का। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर कोई नहीं, जब गिरा हो जाती है ना तो बिल्कुल नयन सानयन नयन हो जाते हैं, नीरो भाषण होने लगते हैं, तो बोले पट से, है ना। गिरा हो जाती है नयन सानयन, सनयन नयन, तो पंट से क्या करिए, भाषण दीजिए। पट से, पट मारे पंत, पंत माने पंत, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 90 है कि लोकायतन महाकाव्य किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर विकल्प बी सुमित्रानंदन पंत का है, विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा का। तो प्रश्न संख्या 90 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर है कि लोकायतन महाकाव्य किसका है, और आप सब भाई बहनों का जवाब भी बड़े तेजी के साथ आया, बिना प्रश्न देखे आप सबने जवाब दे दिया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सुमित्रानंदन पंत इज राइट आंसर। लोकायतन पंत, ये ध्यान में रखिएगा। और पंत की जो लोकायतन रचना है ना, ये भी आप जानते हैं कि इस पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला हुआ। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 91 है कि पंत की प्रयोगवादी चेतना से प्रभावित काव्य कृतियाँ कौन सी हैं। विकल्प ये कह रहे हैं कि युगांत है, विकल्प बी युगवाणी है, विकल्प सी ग्राम्या है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी हैं। तो प्रश्न संख्या 91 का जवाब आप सभी का आ भी गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए,
उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। और मैंने बताया भी था कि युगायुग ग्राम की क्या होती है, प्रगति होती है ना। युगायुग से ग्राम की प्रगति होती है, यानी कि युगांत, युगवाणी और ग्राम्या प्रगति होती है। तो ये पंत की प्रगतवादी चेतना से प्रभावित कृतियाँ हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 91 का विकल्प डी को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 92 है कि तुम बहन कर सको जन मन में मेरे विचार, बाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, पंक्ति किसकी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद की है, विकल्प बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, विकल्प सी सुमित्रा नंदन पंत की है, या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा की। तो बिल्कुल सोच समझकर विचार करना है और इसके बाद प्रश्न संख्या 92 का आपको उत्तर देना है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर बिल्कुल विकल्प सी को लॉक किया जाए, सुमित्रा नंदन पंत इज राइट आंसर, है ना। तुम बहन कर सको, है ना, जन मन के विचार और मेरी बाणी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, है ना। तो तुम्हें क्या अलंकार चाहिए, तुम पट से बताओ, पढ़ने से बताओ, है ना। मेरे विचार पट से आते हैं, है ना, तो जनमन में के विचार पट से आ जाते हैं। तुम्हें अलंकार करना है तो पट से कर लो, पट फार पंत को बैठा लीजिएगा और इसे बिल्कुल, है ना, हमेशा के लिए दिमाग में छाप लीजिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 93 है कि आत्मिका शीर्षक कविता किसकी है। विकल्प ये कह रहे कि महादेवी वर्मा का है, विकल्प बी सुमित्रा नंदन पंत का, विकल्प सी जयशंकर प्रसाद, या फिर विकल्प डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो प्रश्न का 93 का जवाब आपको देना है और प्रश्न बेहतरीन है आपके स्क्रीन पर, आप सबके जवाब की प्रतीक्षा में। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। आत्मिका कौन, बोले पंत की, पंत की आत्मिका है, ये ध्यान में रखिएगा। बोले सर आत्मिका किसकी, बोले सर आत्मिका पंत की है, पंत की आत्मिका, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई जो कविता है आत्मिका शीर्षक से इन्होंने लिखा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 94 है कि भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान है जहां आत्मदर्शन अनादि से समासीन अम्लान है, पंक्ति किसकी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, विकल्प ये सुमित्रा नंदन पंत का, विकल्प बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प सी जयशंकर प्रसाद, या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा। तो प्रश्न संख्या 94 का जवाब आपको देना है कि भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए, है ना, मात्र सोपान है जहां आत्मदर्शन अनादि से समासीन अम्लान है। किसकी पंक्ति है, बिल्कुल ये सुमित्रा नंदन पंत, बी निराला, सी प्रसाद, या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा। और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, सुमित्रा नंदन पंत इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जो भाई बहन सुबह से जुड़े हुए हैं, है ना, और सारे प्रश्नों को बिल्कुल तन्मयता के साथ हल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, निश्चित रूप से आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन है और आप सब बधाई के पात्र हो। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 95 है कि पंत का वास्तविक नाम क्या है। विकल्प ये कह रहे हैं कि गोविंद पंत है, विकल्प बी गोसाई दत्त है, विकल्प सी सूर्य कुमार है, या फिर विकल्प डी कलाधर या झारखंडी। तो सोच समझकर विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 95 का उत्तर दीजिएगा। और धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, गोसाई दत्त इज राइट आंसर, है ना। तो पंत का जो वास्तविक नाम था वो गोसाई दत्त था, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो पंत का वास्तविक नाम गोसाई दत्त, गोसाई दत्त, है ना, गोसाई दत्त, है ना। सूर्य कुमार किसका नाम था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो बचपन का नाम था सूर्य कुमार था। कलाधर, है ना, जो प्रसाद जी थे वो ब्रजभाषा में कलाधर उपनाम से कविताएं करते थे और बचपन का नाम इनका झारखंडी था, है ना, किसका, जयशंकर प्रसाद का। तो कभी कभी इनके जो वास्तविक नाम या मूल नाम हैं यहाँ से संबंधित प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो उन सभी बिंदुओं को समाहित कर लिया जाए, कोशिश किया जाए कि कहीं से भी कुछ ना छूटे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 96 है कि पंत जी ने अपने जीवन के किस काल खंड को नव मानवता का स्वप्न काल कहा है ना। सोच समझ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 96 कि पंत जी ने अपने जीवन के किस काल खंड को
नव मानवता का स्वप्न काल कहा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि 1945 से लेकर के 1959 तक के समय को। विकल्प बी 1918 से 1936। विकल्प सी है 1936 से 1938 या फिर विकल्प डी है 1935 से 1938। तो प्रश्न संख्या 96 का जवाब आप दीजिएगा। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी कुछ लोगों का सही आया और कुछ लोग तुक्का भी लगाए हैं। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये रहा कि 1945 से 1959 इज राइट आंसर, तो आप सबका जो जवाब है विकल्प ये है। तो अगर आपने दिया है निश्चित रूप से आपका जवाब बिल्कुल काबिल तारीफ है, सही जवाब है और आपकी जो तैयारी है बहुत बेहतरीन है ना। तो देखिए जो पंत जी का आपने देखा कि काल खंड या समय नव मानवता का स्वप्न है 45 से 59। 45 से 59 में व्यक्ति क्या करता है, पट से क्या करता है, स्वप्न देखता है। पट्टफार पंत जी का है ना। और विकल्प डी आप जो देख रहे हैं 1935 से 1938 तक अगर बात की जाए तो निराला जी का जो पूर्ण रचनाएं हैं इस समय हुई हैं, तो 35 से 38 है ना। ये भी आप ध्यान में रखिएगा है ना। और जो भी प्रश्नोत्तरी मेरे द्वारा कराई जा रही है, जो भी टॉपिक आपके लिए लाई गई है, ट्रिकी है ना, और सारगर्भित है, लेकिन इस पर आप विश्वास करिए। और विश्वास करके अगर आप इसको बिल्कुल नियमित रूप से 4-6 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से कंठस्थ हो जाएगा। और आपको कहीं भी मोटी रकम दे करके, पैसा खर्च करके कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है ना। बिल्कुल किताब कैसे पढ़ते हैं ये अगर आपके अंदर आ गया तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन तुरंत पा जाएंगे। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी बिल्कुल सही आ गया कि सर विकल्प ये को लॉक किया जाए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 97 है कि मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में पंक्ति किसकी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सुमित्रानंदन पंत की है, विकल्प बी जयशंकर प्रसाद की, विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या फिर विकल्प डी है महादेवी वर्मा की। तो प्रश्न संख्या 97 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबको सोच समझ के जवाब देना होगा। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर है ना। तो कह रहे हैं कि मेरे अनुराग का है ना, तो मेरे अनुराग का प्रसाद फैलने दो कहाँ पर, बोले सर नभ के अभिनव और कलरव में। तो मेरे अनुराग का प्रसाद, प्रसाद फार जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, तो मेरे अनुराग का प्रसाद फैलने दो, ऐसे है ना। कहाँ, नभ के अभिनव कलरव में। तो मेरे अनुराग का प्रसाद फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में। ठीक है, चलिए। और प्रश्न संख्या 97 के विकल्प बी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 98 का अशोक की चिंता शीर्षक कविता किसकी है। विकल्प ए जयशंकर प्रसाद की है, विकल्प बी सुमित्रानंदन पंत की है, विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा की। तो प्रश्न संख्या 98 का उत्तर आपको देना है, सोच समझ कर देना है कि अशोक की चिंता शीर्षक कविता किसकी है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी बहुत बेहतरीन आया कि सर विकल्प ये को लॉक किया जाए, जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर है ना। देखिए अशोक की चिंता हो रही है किसकी, बोले अशोक की चिंता प्रसाद को होती है, अशोक की चिंता प्रसाद को होती है, तो प्रसाद फॉर जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 99 है कि अमी गरल सस सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला, यह पंक्ति किसकी है ना। तो प्रश्न संख्या 99 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस पर आप 53 स्टार लगाइए और इस प्रश्न को बिल्कुल अपनी नोटबुक में छाप लीजिए। निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। तो विकल्प ये कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं, विकल्प बी सुमित्रानंदन पंत की है, विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा की। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 99 का जवाब आपको देना है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इज राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे मतवाला मिल गया। और निराला जी का एक समाचार पत्र था जिसका नाम था मतवाला, तो ये मतवाला के मोटो में लिखा गया था है ना। कहाँ पर, मतवाला के मोटो में, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 99 के विकल्प सी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा है ना। अब कैसे दिमाग में बैठाएंगे, देखिए अमी हो और गरल हो है ना, अमृत और विष हो, शशि सीकर रविकर हो, तो रवि भी हो और शशि भी हो, तो बड़ी निराली बात होगी। तो निराला फार निराली बात है ना। ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पे अमी ये गरल
स से सी कर रवि कर हो तो बड़ी निराली बात होगी, है ना। और राग भरा प्याला हो तो और साधक उसको पीते हो और पीने के बाद मतवाला हो जाए तो भैया बिल्कुल निराली बात है ना। और निराली बात है यानी कि निराला जी की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न क्या 100 है कि रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम रचना किसे माना है ना। यानी कि रामविलास शर्मा जी के अनुसार निराला जी की प्रथम रचना कौन सी है। विकल्प कह रहे कि बादल राग है, विकल्प बी संध्या सुंदरी है, विकल्प सी यमुना के प्रति है, या फिर विकल्प डी भारत माता की वंदना है। तो प्रश्न संख्या 100 का जवाब आप सबको देना है और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो निश्चित रूप से जो भाई बहन सुबह से बिल्कुल 100 प्रश्नों तक लगातार जुड़े हुए हैं तो आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि बिल्कुल आप सबका जो सिलेक्शन है बिल्कुल आप सबकी जो इच्छा है संपूर्ण इच्छा संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तो वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा प्लीज़ अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे टॉपिक वार प्रश्नोत्तरी और प्रत्येक रविवार को 125 टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नावली मेरे द्वारा कराई जाती है। ढेर सारे भाई बहन मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग भी बिल्कुल प्रत्येक दिन सुबह टॉपिक वार और प्रत्येक रविवार को बिल्कुल विस्तृत 125 प्रश्नों के लिए जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।